अभी मैं आप लोगों के समक्ष शास्त्री और उपशास्त्री की समवेत कक्षा में आप लोगों के समक्ष शास्त्री एवं उपशास्त्री की सामान्य कक्षा में उपस्थित हूँ। आज मैं शिशुबोध पढ़ाने जा रहा हूँ। उसमें अभी वाहन आदि का विमर्श पाठ्यांश है, तो इसको मैं प्रारंभ करता हूँ। तिथिर्वारंच नक्षत्रम नामाक्षर समन्वितम नवभिश्च हरेद भागम शेषम वाहन मुच्यते। तिथि वारम नक्षत्रं च नामाक्षर समन्वितम कार्यम नवभि भागम हरेत शेषम वाहनम उच्यते कथ्यते। अर्थात जिस व्यक्ति की का वाहन विचार करना हो उस व्यक्ति के उस व्यक्ति को तिथि वार नक्षत्र और नामाक्षर, तो जिस व्यक्ति के लिए वाहन का विचार करना हो कि अमुक वाहन इनके लिए शुभ होगा या नहीं, कौन सा वाहन इनके लिए इष्टकारक होगा, लाभप्रद होगा, तो उस व्यक्ति के नाम के अक्षर को, उसके बाद किस तिथि में करना है, उस तिथि, उस दिन और नक्षत्र, इन सबको जोड़ देंगे। तिथि, दिन और नक्षत्र की संख्या को जोड़ेंगे, उसमें नाम के अक्षर को, व्यक्ति के नाम के अक्षर को भी जोड़ देंगे। तो तिथि, वार, नक्षत्र और व्यक्ति के नाम के अक्षरों की संख्या को एक जगह जोड़कर और नवभिश्च भागम हरे 9 से भाग देंगे। 9 से भाग देने पर शेष एकादि शेष रहने पर क्रमशः वाहन होगा। मतलब आगे के श्लोक में 9 वाहन बताया गया है, एकादि शेष रहने पर नौ वाहन समझा जाएगा। अर्थात वाहन 9 हैं। आगे के श्लोक में 9 वाहन का उल्लेख है कि गर्दभस्तुर्गो हस्ती मेष जम्बुक सिंह का काक हंस मयूराश्च नवैते वाहना स्मृता। यदि तिथि, दिन, नक्षत्र और नाम के अक्षर की संख्या को जोड़कर 9 से भाग देने पर एक शेष बचता है, तो गर्दभ वाहन के रूप में गधा मिलेगा। 2 शेष बचता है तो तुरग, घोड़ा। 3 शेष प्राप्त होने पर हाथी, हस्ती। 4 शेष प्राप्त होने पर मेष, भेड़ा। 5 शेष प्राप्त होने पर जम्बुक, सियार। 6 शेष प्राप्त होने पर सिंह। 7 शेष प्राप्त होने पर काक। 8 शेष प्राप्त होने पर हंस और 0 शेष यदि बचे तो वाहन मयूर होते हैं। इस तरह से वाहन का ज्ञान हो गया। एकादि शेष होने पर क्रमशः गर्दभः, तुरगः, हस्ती, मेष, जम्बुक, सिंहकाः, काक, हंस, मयूराः च एते नववाहनाः स्मृताः कथिताः। इस तरह से एक आदि शेष रहने पर, शेष प्राप्त होने पर क्रमशः गधा, घोड़ा, हाथी, भेड़, सियार, सिंह, कौवा, हंस और मयूर वाहन समझना चाहिए। अब इसका फल कहते हैं कि गर्दभो गंजनम याति तुर्गो विजयावहः हस्तिना सुख संपत्ति मेषो मिष्टान्न भोजनम जम्बुको हरति ह्यायुः काकश्च कलहप्रदः सिंहः शत्रुविनाशाय सिद्धिर्हंस मयूरयोः। यदि गधा वाहन के रूप में गधा प्राप्त होता है, गर्दभो गंजनम जाति, गधा यदि वाहन के रूप में प्राप्त होता है तो उससे गंजन होता है, कार्य की सफलता में बहुत परेशानी आती है, बहुत कठिनाई आती है। गर्दभो गंजनम जाति
तुर्गो विजयावह, यदि वाहन के रूप में तुरग प्राप्त होता है, अश्व प्राप्त होता है, तो विजय कारक होता है, वह विजय को देता है। हस्तिना सुख संपत्ति, वाहन में यदि हाथी मिलता है तो सुख और संपत्ति की वृद्धि होती है। मेषो मिष्टान्न भोजनम, और मेष यदि भेड़ा यदि वाहन के रूप में प्राप्त होता है तो मिष्टान्न भोजन प्राप्त होता है। जम्बू कह हरति ही आयु, जम्बू कह आयु हरति, यदि वाहन के रूप में जम्बुक शियार प्राप्त होता है तो आयु का क्षय होता है। और काकश्च कलह प्रदह, काक यदि वाहन के रूप में यदि काक प्राप्त होता है तो कलह कारक होता है। प्रारब्ध जो काम है, प्रारंभ किया गया काम को, काम किए गए काम को की परिसमाप्ति में बहुत कलह होता है। सिंह शत्रु विनाशाय, यदि वाहन के रूप में सिंह प्राप्त होता है तो उससे शत्रु का विनाश होता है। सिंह मयूरयोः सिद्धि, सिंह शत्रु विनाशाय सिद्धिर हंस मयूरयोः, और हंस और मयूर यदि वाहन के रूप में प्राप्त होता है तो कार्य की सिद्धि होती है। इस तरह से वाहन का विचार विमर्श हम लोग किए। इसमें यहाँ पर एक उदाहरण है कि रामेश्वर नाम के व्यक्ति को चैत्र शुक्ल पूर्णिमा पुष्य नक्षत्र सोमवार को यात्रा के लिए वाहन विचार करना है, तो उसमें तिथि पूर्णिमा की संख्या 15 हुई, दिन सोमवार की संख्या 2 हुआ, नक्षत्र पुष्य की संख्या 8 हुई, और नामाक्षर 4 है। रामेश्वर, यहाँ इसी संख्या 4 ली गई, तो 4 सबका योग कर दिया गया तो 29 हुआ। इसमें 9 का भाग दिया गया, 9 से विभाजित किया गया तो शेष 2 बचता है। तो 2 शेष लेने पर गर्धव, 2 शेष प्राप्त होने पर गर्दभस्थ तुरग, वाहन के रूप में तुरग मिलता है, घोड़ा मिलता है, तो गर्दभ तुरगो विजयावह, तो घोड़ा मिलने पर उसका फल विजय कारक होता है। तो इस तरह से रामेश्वर नाम के व्यक्ति के लिए चैत्र शुक्ल पूर्णिमा पुष्य नक्षत्र सोमवार की जो यात्रा होगी वह विजय कारक होगा। वह जिस निमित्त से, जिस उद्देश्य से यात्रा करेंगे उस यात्रा की, उस उद्देश्य की पूर्ति होगी। इस तरह से वाहन का विचार हम किए। यह मतलब कार्य जो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं उस काम की सिद्धि होगी या नहीं, यह मोटा मोटी इससे इसका विचार होता है। अब आगे है वर्ग विचार, अवर्गादि वर्ग विचार है, तो इसको मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अवर्गो गरुड़ो गेयो विडालः स्यात् कवर्गकः, चवर्गः सिंहनामा च टवर्गः कुक्कुरः स्मृतः। सर्पाख्यः स्यात् तवर्गोऽपि, पवर्गो मूषको मतः, यवर्गो गजनामाख्यस्तथा मेषः सवर्गकः। ये 8 वर्ग हैं। अवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यवर्ग और सवर्ग। तो अवर्गो गरुड़ो गेयो, अवर्ग के स्वामी गरुड़ हुए, वर्गेश गरुड़ हुए। विडालः स्यात् कवर्ग कहा, कवर्ग का स्वामी, कवर्ग के वर्गेश बिल्ली हुई, मार्जार हुआ। चवर्गः सिंहनामा च, चवर्ग के वर्गेश सिंह हुए, टवर्ग के टवर्गः कुक्कुरः स्मृतः, टवर्ग का वर्गेश कुत्ता, कुकुर।
सर्पाख्या स्यात् तवर्गः अपि। तवर्ग का वर्गे सर्प, पवर्गो मूषको मतः, पवर्ग का वर्गे मूषक चूहा हुआ। यवर्गो गजनावाख्य, यवर्ग का वर्गे गज हाथी। तथा मेषः सवर्ग कह, और सवर्ग का वर्गेश मेष हुआ। तो इस तरह से हम वर्गेश का ज्ञान प्राप्त कर लिए। वर्गेश का ज्ञान प्राप्त कर लिए तो ओ से जिसका नाम है ओ, आ, ई, उ, हर्षी दीर्घी हर्षु दुर्गो ली, इससे जिसका नाम शुरू हुआ है, जिसके नाम का आदि वर्ण यह वर्ण है, उसका वर्ग अवर्ग हुआ। वर्गेश गरुड़ हुए। कवर्ग अंग से जिसका नाम प्रारंभ हुआ है तो वह हुआ, उसका वर्ग हुआ कवर्ग। वर्गेश बिलाल हुए। चवर्ग जिसका आदि वर्ग वर्ण है, चवर्ग चौसठो, तो उसका वर्ग चवर्ग हुआ। वर्गेश सिंह हुए। ढ से जिसका नाम शुरू हुआ है, उसका वर्ग टवर्ग हुआ। वर्गेश श्वान कुत्ता हुआ। दो नौ से जिसका नाम प्रारंभ हुआ है, उसका वर्ग तवर्ग हुआ। वर्गेश सर्प हुए। मौ से जिसका नाम प्रारंभ हुआ, तो वर्ग पवर्ग हुआ। वर्गेश मूषक हुए। लव से जिसका नाम प्रारंभ हुआ है, जिसके नाम का प्रारंभ का वर्ण लव है, तो उसका वर्गेश वर्ग यवर्ग हुआ। और वर्गेश हाथी हुआ। तालव्य मूर्धन्य दंस इससे जिसका नाम प्रारंभ हुआ है, जिसके नाम का आदि वर्ण तालव्य मूर्धन्य दंस और है, उसका वर्ग सवर्ग कहलाता है। वर्गेश मेष हुए। इस तरह से वर्ग और वर्गेश का ज्ञान हम इसे पद्य के माध्यम से प्राप्त कर लिए हैं। अब वर्ग सर संख्या की जानकारी अग्रिम श्लोक में लेनी है। कहता है कि पक्षी वसुसर पंच मंजार खटकेशरी शान श्वान सर चार, अहिसर सात इंदु सर एक, गज सर तीन वे विसर में। पक्षी वसु, पक्षी गरुड़, यहाँ पक्षी से मतलब गरुड़ से है। पक्षी का मतलब गरुड़, चूंकि वर्गेश गरुड़ है, अवर्ग का वर्गेश गरुड़ है, तो अवर्ग का वर्ग संख्या वसु है 8। पक्षी वसु सर, गरुड़ का सर संख्या 8 है। पंच मंजार, मंजार मतलब बिल्ली, बिल्ली की सर संख्या 5 है। खट केसरी, केसरी सिंह, सिंह की सर संख्या खट 6 है। श्वान सर 4, कुत्ता की सर संख्या 4 है। अहिसर 7, अहि सर्प, सर्प की सर संख्या 7 है। इंदु सर 1, इंदु मतलब मूषक चूहा, चूहा की सर संख्या 1 है। गज सर 3, हाथी, गज मतलब हाथी, हाथी की सर संख्या 3 है। और वे विसर मेष, और मेष की सर संख्या वे मतलब 2 है। तो इस तरह से हम सर संख्या का भी ज्ञान कर लिए। अब उसका आनयन करना है। इसका विचार ग्रामवास या में होता है कि अमुक ग्राम अमुक व्यक्ति के लिए लाभदायक होगा अथवा नहीं, अथवा
ग्रामवास के अतिरिक्त अब किसी भूमिखंड पर हम घर बनाते हैं तो उस भूमिखंड पर घर बनाने के लिए कौन सा घर मेरे लिए सर्वोपयुक्त होगा। कौन सा घर का मतलब हुआ कि किस दिशा में, किस मुख का घर मेरे लिए सर्वोपयुक्त होगा, सर्वाभीष्ट कारक होगा। इसका ज्ञान हम इससे प्राप्त करते हैं। ओवर्गादिशरैः संख्या ग्राम नाम दिशामयं नागैर्भागं समाहृत्य शेषं दिनदशा भवेत्। शुभानां च दशा शस्ता चान्येषां न शुभा स्मृताः एवं विचार्य वक्तव्यं फलं दैवज्ञ कोविदहि। अब कहते हैं कि अवर्गादि सरह संख्या, अवर्गादि सरह संख्या, अवर्गादि जो सर संख्या है उस संख्या से ग्राम नाम दिशामयम, ग्राम नाम और दिशा की सर संख्या को हम जोड़ देंगे, एक जगह कर देंगे। ग्राम की, अब जिस गांव में वास करना है, जिस गांव में रहना है, उस गांव की सर संख्या क्या है, सब हम नाम के, ग्राम के नाम के या दिशा दिशा आदि वर्ण से लेंगे गांव की सर संख्या, और व्यक्ति के नाम के आदि वर्ण से व्यक्ति की सर संख्या जानेंगे। और दिशा, तो दिशा पूर्वादि दिशाओं का यह क्रमशः सर संख्या है। पूर्व दिशा का 8, अग्निकोण का 5, दक्षिण का 6, नैऋत्य का 4, पश्चिम का 8, वायुव्य का 1, उत्तर का 3 और ईशान कोण की सर संख्या 2 है। तो इस तरह से दिशा की सर संख्या का ज्ञान हम प्राप्त कर लिए। अब हम इसका आनयन करेंगे कि दिशा का, जैसे पूर्व दिशा में विचार करना है तो पूर्व दिशा की सर संख्या 8 हुई। अब गांव की सर संख्या, अब गांव जैसे बरौनी है तब पवर्ग हुआ, प फ ब भ म, यह पवर्ग के अधीन आता है। तो पवर्गो मूषको मतः, पवर्ग का वर्गेश मूषक है और मूषक का वर्ग सर संख्या 1 है। तो बरौनी का वर्ग सर संख्या 1 हुआ और पूर्व दिशा का वर्ग सर संख्या 8 हुआ। तो 8 1 9 जोड़ दी। अब नाम, किसी का नाम मनोहर है तो उसका भी वर्ग पवर्ग हुआ, वर्ग सर संख्या 1 हुआ। तो 8 1 9 1 10 हो गया। उसमें हम कहते हैं कि नागैर भागम, 8 से भाग देते हैं। 8 से भाग देते हैं। नागैर भागम समाहृत्य शेषम दिन दशा भवेत्। 8 से भाग देने पर शेष दिन की दशा होगी, ग्रह की दशा होगी। और कहता है कि एक शेष होने पर सूर्य की दशा समझेंगे, 2 शेष प्राप्त होगा तो चंद्रमा की, 3 शेष प्राप्त होगा तो बुध की, चंद्रमा के बाद मंगल, 4 शेष प्राप्त होने पर बुध, 5 शेष प्राप्त होने पर बृहस्पति, 6 शेष प्राप्त होने पर शुक्र, 7 शेष प्राप्त होने पर शनि और 8 शेष प्राप्त होने पर हम राहु की दशा समझते हैं। और शुभ ग्रह की दशा शुभ फल देने वाली होती है और अशुभ ग्रह की दशा अशुभ फल देने वाली होती है। शुभानां च दशा शस्ता छान्येषां न शुभा स्मृता एवं विचार्य वक्तव्यम फलम दैवज्ञ कोविदहि। शुभानां च दशा शस्ता, शुभ ग्रह से दशा प्रशस्ता भवति, अशुभ ग्रह से दशा अशुभ कार्य प्रशस्ता प्रशस्ता न भवति। एवं अनेन प्रकारेण फलम, अनेन प्रकारेण विचार्य सम्यक विचार्यं कृत्वा सम्यक विमर्शं कृत्वा विमर्शं विधाय दैवज्ञ कोविदहि फलम वक्तव्यम। इस तरह से विद्वान को इसका सम्यक विचार करके सम्यक विचारोपरांत फल कहना चाहिए। इसी में है कि
जो जस विचारणीय है, इसमें और विचारणीय बातें हैं। इससे तो हम जान लेंगे कि शुभ ग्रह की दशा हुई अथवा शुभ ग्रह की, शुभ ग्रह की दशा हुई तो उस दिशा में वास उचित होगा, और शुभ ग्रह की दशा आई तो उस दिशा में का वास अशुभ होगा। तो यह दिशा में वास का विचार है। इससे हम दिशा में वास का विचार करते हैं, किस दिशा में घर बनाने से मेरे लिए सर्वोपयुक्त होगा। अब इसी में कुछ और विचारनीय बातें हैं कि यो यस्य पंचम स्थाने सौ वैरी तस्य प्रोच्यते उदासीन तृतीय स्यात् चतुर्थे मित्र मुच्यते। अब वर्गेश के आधार पर देता है कि व्यक्ति का जो वर्गेश है और दिशा का जो वर्गेश है उस पर हम विचार करते हैं कि व्यक्ति का वर्गेश दिशा के वर्गेश से उसका संबंध क्या है। तो उसके संबंध में ग्रंथकार कहते हैं कि जो जस्य पंचम स्थाने सौ वैरी तस्य प्रोच्यते। जो जह वर्गः जस्य वर्गस्य पंचम स्थाने स्यात् असौ तस्य वैरी ही, वैरी बोल दिया, शत्रु बोल दिया। उदासीनः तृतीय स्यात्, तृतीय स्थाने जह वर्गः जह वर्गेशः जस्य वर्गेशस्य तृतीय स्थाने स्यात् असौ उदासीनः। जह वर्गः वर्गेशः जस्य वर्गेशस्य पंचम स्थाने स्यात् सौ तस्य कृते शत्रुः तृतीय स्थाने स्यात् समः चतुर्थे मित्र मुच्यते। जस्य वर्गेशस्य चतुर्थ स्थाने जह वर्गेशः स्यात् असौ परस्परम मैत्री भावे तिष्ठति। तो अनेन प्रकारेण अपि विचार्यम कर्तव्यम विचारणीयम। अर्थात उदाहरण स्वरूप हम लेते हैं कि पूर्व दिशा का वर्गेश गरुड़ है और तरुण नाम का व्यक्ति है जिसका विचार करना है जिसके लिए, तो उसका वर्गेश सर्प है। तो सर्प वर्गेश हुआ तरुण का और गरुड़ वर्गेश हुआ पूर्व दिशा का। तो तरुण के लिए पूर्व दिशा का घर बनाना इष्टकारक नहीं होगा, इसलिए कि गरुड़ से गिनने पर सर्प का स्थान 5वां होता है और सर्प से भी गिनने गरुड़ तक गिनने पर 5वां स्थान होता है। तो जो जस्य पंचम स्थाने सौ वैरी तस्य प्रोच्यते। जो जिसके पंचम स्थान में रहते हैं वह एक दूसरे के वैरी कहलाते हैं, शत्रु कहलाते हैं। तो शत्रु के वर्ग की दिशा में वास करना अभिष्ट नहीं होगा। इसलिए यदि अवर्गादि सरह संख्या ग्राम नाम दिशामयम नागेर भागम समाहृत्य शेषम दिन दशा भवे, दिन दशा के हिसाब से शुभ ग्रह की दशा आ भी जाती है तो इस यो जस्य पंचम स्थाने सौ वैरी तस्य प्रोच्यते उदासीन तृतीय स्यात् चतुर्थे मित्र मुच्यते। इस पद के अनुसार, इस वचन के अनुसार उस दिशा में यदि शत्रु की दिशा, वह दिशा यदि शत्रु की ठहर जाती है तो उसमें वास नहीं करना चाहिए। कहता है कि स्ववर्गे परमा प्रीति मित्र प्रीतिश्च शाश्वती प्रीतिश्च शाश्वती उदासीने प्रीतिरल्पा शत्रु वर्गे मृत्यु भवेत्। अपना जो वर्ग है समान वर्ग है तो उसमें परम प्रीति होती है और मित्र के वर्ग में की प्रीति शाश्वत होती है, सदा रहती है, सदा विद्यमान रहती है। उदासीने प्रीतिरल्पा, जो उदासीन है समवर्ग है जिससे समवर्ग प्राप्त होता है उसमें थोड़ी सी प्रीति थोड़ा सा प्रेम रहता है। शत्रु वर्गे मृत्यु भवेत्, शत्रु के वर्ग में
मृत्यु प्राप्त होता है। तो इसलिए शत्रु की दिशा में, शत्रु वर्गेश के दिशा में वास नहीं करना चाहिए। उसमें भी कहा गया है कि मेष मूषक योः संपद गज मार्जार योः स्थिति स्वने मेषे च मृत्यु स्यात् पीडा स्यात् सिंह नाग योः। मेष और मूषक वर्ग में संपत्ति का लाभ होता है। गज एवं विडाल वर्ग में वास करने पर वह वास स्थायित्व प्रदान करता है। श्वान और मेष के वर्ग में मृत्यु, सिंह और नाग के वर्ग में कष्ट होता है। इसका विचार विवाह आदि शुभ कार्यों में भी होता है। तो विवाह सब में भी, या कोई किसी के पास नौकरी रहता है तो वहाँ भी इस वर्ग का विचार करके शुभाशुभ फल का विचार करना चाहिए। तो इस तरह से हाँ, गांव के लिए किसी गांव में वास करना है तो वह गांव किसके लिए किस्सा होगा, तो उसमें भी इसका विचार संभव है। विचार करने से अच्छा रहेगा, विस्तारक होगा। इसके बाद भी और विषय है समझने लायक। तो आज का पाठ इसके साथ यहाँ पर समाप्त हो रहा है। शेष भाग फिर हम लेकर के आगे लेकर के आएंगे। आज का यह पाठ ज्योतिष शास्त्र से सामान्य ज्ञानम भाग 6 है। तो इससे पहले हम ज्योतिष शास्त्र से सामान्य ज्ञानम भाग 1, 2, 3, 4, 5 लेकर के आए थे। अब इसके बाद भाग 7 लेकर के आऊँगा। तो आज का यह पाठ यहाँ पर समाप्त हो रहा है। इसमें नहीं किसी को किसी प्रकार की जिज्ञासा हो तो जिज्ञासा को व्हाट्सएप के माध्यम से रखेंगे, जिसका मैं समाधान कर दूंगा।